आपका फर्स्ट टॉपिक है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार, ट्रेड और वाणिज्य, कॉमर्स के बारे में इस अध्याय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात आप निम्न अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे और निम्नलिखित गतिविधियां जो व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हैं, उन गतिविधियों पर आप विस्तार से चर्चा करने में सक्षम हो पाएंगे। प्रथम बिंदु के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में व्यावसायिक गतिविधियों के योगदान का महत्व कर सके। व्यवसाय की संकल्पना और उद्देश्यों पर चर्चा कर सकेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों को पैसे, व्यवसाय और रोजगार में वर्गीकृत कर सकेंगे। उद्योग को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकेंगे। जोखिम की और लाभ की जोखिम के पुरस्कार के रूप में व्याख्या कर सकेंगे। व्यवसाय को शुरू करने के लिए कारकों की सूची तैयार कर सकेंगे। जो हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है, उस हेल्प बॉक्स और एग्जाम्पल की मदद से आप समझ पाएंगे कि व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है। बॉक्स में आपको दिया गया है इमरान, मनप्रीत और जोसेफ और प्रियंका। यह सभी 10वीं कक्षा के सहपाठी रहे हैं। अपनी परीक्षा समाप्त होने के बाद वे सबकी साझी दोस्त रुचिता के घर पर मिलते हैं। जब वे परीक्षा के दिनों के अपने अनुभव साझा कर रहे थे, तभी रुचिता के पिता रघुराज चौधरी उनके पास आकर उनका हालचाल पूछते हैं। उन्होंने उनके करियर की योजनाओं के बारे में भी पूछा, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था। रघुराज, जो खुद एक सफल व्यवसायी बिजनेसमैन थे, उन्हें करियर के अवसर के रूप में व्यवसाय के बारे में बताते हैं। जोसेफ इन विचार से उत्साहित हो जाता है और कहता है, हाँ, व्यापार बहुत सारे पैसे बनाने के लिए वास्तव में अच्छा है। रघुराज उन्हें बताता है कि केवल धन के बजाय व्यापार में बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों से किसी भी देश की वृद्धि और विकास होता है। वह उन्हें आगे बताता है कि व्यावसायिक गतिविधियों की जड़ों का पता
प्राचीन काल से लगाया जा सकता है और कैसे व्यापार भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि में मदद करता है। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है, अर्थात कक्षा 9वीं और 10वीं की षष्ठी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कनिष्क, जो कि प्राचीन राजा थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सिल्क रूट यानी कपास का आयात निर्यात किया जाता है। तो उन अध्ययनों के माध्यम से सिल्क रूट के बारे में इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया। रघुराज फिर अपने दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त हो जाता है, परंतु चारों सहपाठियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। चारों सहपाठी से बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि प्राचीन काल में व्यापारिक गतिविधियां कैसे संचालित की जाती है, व्यापारिक गतिविधियों की जड़ों का पता कहां तक लगाया जा सकता है, भारतीय उपमहाद्वीप को भारत आने वाले तत्कालीन यात्रियों द्वारा स्वर्ण भारत, स्वर्णद्वीप क्यों कहा गया था। भारत का पता लगाने के लिए कोलंबस, वास्को डी गामा ने क्यों यात्राएं की थी। उन्होंने व्यवसाय के विकास, प्रकृति और उद्देश्य के बारे में ऐसे कई सवालों के उत्तर जानने के लिए अपने स्कूल के वाणिज्य के शिक्षक से मिलने का फैसला किया। व्यवसाय में प्रस्तावना के अंतर्गत आप पढ़ोगे व्यवसाय का अर्थ, व्यापार का अर्थ, वाणिज्य का अर्थ आदि। सभी मनुष्यों को जहां भी हो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। यदि हम चारों ओर देखें तो हम पाते हैं कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता होती है। वे उन्हें कैसे खरीदते हैं। वे स्वयं इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जाते हैं, जहां वे आवश्यकताओं की वस्तुओं को पेश करने वाली विभिन्न प्रकार की दुकानों और विक्रेताओं को पाते हैं और सबसे अच्छा चुनते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन उत्पादों और सेवाओं को बाजार में कैसे उपलब्ध कराया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यकता, विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन तथा विनिमय, एक्सचेंज में लगे हुए लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है, ताकि ग्राहकों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा किया जा सके। व्यवसाय एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि होती है जो लाभ के उद्देश्य से की जाती है, जो लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री से संबंधित होती है। व्यवसाय हमारे जीवन के लिए प्रमुख है। यद्यपि हमारा जीवन आधुनिक समाज में कई अन्य संस्थानों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, राजनीतिक दल और धार्मिक निकायों से भी प्रभावित होता है।
व्यापार का हमारे दैनिक जीवन में एक बड़ा प्रभाव है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम व्यवसाय की अवधारणा, कंसेप्ट, प्रकृति, नेचर, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे। व्यवसाय उत्पादन के साथ शुरू होता है और खपत के साथ समाप्त होता है। अर्थात व्यवसाय को किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन से शुरू किया जाता है और उसके उपभोग पर वह या उसकी खपत पर वह समाप्त होता है। उपभोक्ता तक तैयार वस्तुओं को पहुंचाने के लिए चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है। वस्तुओं के उत्पादन का कार्य उद्योग के अंतर्गत आता है। शेष गतिविधियां वाणिज्य से संबंधित हैं। संक्षेप में हम उन्हें व्यवसाय कहते हैं, जो एक व्यापक शब्द है और इसमें उद्योग, व्यापार और वाणिज्य सम्मिलित हैं। माल और सेवाओं का हस्तांतरण, मौद्रिक बनाम वस्तु विनिमय। आपने प्राचीन समय में देखा होगा कि कोई भी वस्तु, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो एक दूसरे से वस्तुएं लेना या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना या लेना की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता था। विनिमय या एक्सचेंज उसको कहा जाता था। वर्तमान समय में इन सभी चीजों का स्थान मुद्रा ने ले लिया है, क्योंकि वर्तमान में मुद्रा प्रचलन में है। तो इस आधार पर आज की जो गतिविधि होती है, जो आर्थिक गतिविधि होती हैं, वो मुद्रा पर वस्तु का विनिमय होता है। आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत विनिमय, एक्सचेंज, उत्पादन अथवा क्रय, वितरण, वस्तु को बांटना और उपभोग, वस्तु को किस प्रकार उपयोग किया जाता है। उत्पादन कारकों में आय का विभाजन, आवश्यकताओं की संतुष्टि आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की भूमिका। रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप अध्ययन करोगे। व्यवसाय जिसमें व्यापार, वाणिज्य शामिल हैं, ने आदिकाल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हमारे देश भारत का एक सुनहरा अतीत था और इसकी समृद्धि और उपलब्धियों में व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है कि व्यापारिक गतिविधियों का प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, जो जल और थल दोनों मार्गों से होती थी। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और माल के परिवहन में रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार काफी महत्वपूर्ण थे। वस्तुओं का देश और विदेश दोनों जगह व्यापार किया जाता था, जिससे आवश्यकता से अधिक आय होती थी। परिणाम स्वरूप लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, सूती कपड़ा बुनना, कपड़े रंगना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य प्रकार के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग, राजगिरी आदि में लगे रहते थे। बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए परिवार आधारित कारखाने आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक थे।
इस धन को आगे निवेश किया गया और वाणिज्यिक गतिविधियों की अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में प्रबल वृद्धि हुई। इसका एक उदाहरण सदियों पुरानी हुंडी और चिट्ठी जो दक्षिणी क्षेत्र में इस्तेमाल हैं। देखो, इसमें आप जानोगे हुंडी क्या होती हैं और चिट्ठी क्या होती है। प्राचीन समय में जिन लेनदेनों को एक चिट्ठी या प्रपत्र में साक्ष्य के तौर पर या प्रमाणन के तौर पर लिखा जाता था या व्यवहार को एक निश्चित पत्र में दर्ज किया जाता था, वो पत्र या चिट्ठी हुंडी कहलाता था। दक्षिणी क्षेत्र में अधिकतम इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ पैसे के स्थानांतरण की सुविधा के लिए दस्तावेज के रूप में किया जाता था। विनिमय के साधन के रूप में इसमें एक अनुबंध शामिल होता था जो धन के भुगतान वायदे बाजार आदेश का बिना शर्त अधिकार देता है। मान्य बातचीत द्वारा स्थानांतरण के माध्यम से बदला जा सकता है। पैसे के आदान प्रदान का अमूर्त रूप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसा इसलिए था स्थलीय या समुद्री मार्ग से लंबी दूरी की यात्रा में चोरी, डकैती आदि का खतरा होता था। हुंडी, जिसका शाब्दिक अर्थ इकट्ठा करने के लिए है, जो देसी भाषा में लिखा गया था, इसे पार्टियों के बीच धन के सुरक्षित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद की। ऋण लेन देन के प्रचलन में आने और ऋण तथा अग्रिम राशियों की उपलब्धता ने वाणिज्य कार्यों को बढ़ावा दिया। भारतीय उपमहाद्वीप ने व्यापार के अनुकूल संतुलन का लाभ प्राप्त किया, जहां निर्यात आयात से काफी अधिक हो गया। इसमें जो शब्द आपका निर्यात और आयात, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। निर्यात से तात्पर्य कोई भी वस्तु जो अपने देश में उत्पादित होती हैं उसको दूसरे राष्ट्र या राज्य को भेजना या उसको बेचना निर्यात एक्सपोर्ट कहलाता है। आयात शब्द से अर्थ से है कि कोई भी वस्तु जो दूसरे देश में उत्पादित होती हैं या विनिर्माण होती हैं, उन वस्तुओं को जब अपना देश खरीदता है या प्राप्त करता है, वह प्रक्रिया आयात कहलाती है। इसको इंपोर्ट भी कहा जाता है। से काफी अधिक हो गया और स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने निर्माताओं, व्यापारियों और विक्रेताओं को विस्तार और विकास के लिए अतिरिक्त धनराशियों के साथ लाभान्वित किया। बाद में व्यापार और वाणिज्य को वित्त देने के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक बैंक और किसानों को अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण के लिए कृषि बैंक विकसित हुए। प्राचीन काल में कई प्रमुख व्यापारिक केंद्र वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए विकसित किए गए थे, जिनमें कुछ पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नेम पटना है,
जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला है। तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित था। इंद्रप्रस्थ, जो प्राचीन समय में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। मिथिला, जो कि उत्तर प्रदेश के समक्ष स्थित था। मधुरम, दक्षिणी राज्य या दक्षिणी नगर, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। सूरत, जो गुजरात का एक जिला है, ये भी व्यापार के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। उज्जैन, जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, प्राचीन काल में ये भी व्यापार और वाणिज्य क्रियाओं में सम्मिलित था। और कांची, ये भी दक्षिणी राज्यों से संबंधित नगर था, जो वाणिज्य और व्यापार के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। प्रमुख निर्यात वस्तुएं, मसाले। निर्यात वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं जो भारत के द्वारा दूसरे राष्ट्र को भेजी या बेचान की जाती थी। गेहूं, चीनी, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, तोता, जीवित पशु उत्पाद आदि थे। प्रमुख आयात घोड़े, अर्थात विदेशों से जो वस्तुएं आयात की जाती थी उनमें घोड़े। पशु उत्पाद, चीनी रेशम, लीलेन, शराब, सोना चांदी, तांबा आदि थे। सभी प्रकार के शहर थे। बंदरगाह शहर, विनिर्माणी शहर, व्यापारिक शहर, पवित्र केंद्र और तीर्थ शहर थे। उनका अस्तित्व व्यापारी समुदायों, व्यावसायिक वर्गों की समृद्धि का सूचकांक है। अर्थात इन प्राचीन गतिविधियों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्राचीन समय में भी भारतीय व्यवसाय कितना समृद्ध और विकसित था। व्यावसायिक गतिविधियों ने परिवहन, बैंकिंग, वित्त, संचार जैसे व्यापार में सहायक विभिन्न पहलों का विकास किया, जिससे व्यापारिक गतिविधियों की संभावना बढ़ गई। भारतीय व्यापारियों और अन्य व्यापारी समुदायों के सक्रिय योगदान के साथ भारतीय उपमहाद्वीप को कई यात्रियों जैसे कुछ शब्द हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, जैसे धनी जोग। किसी व्यक्ति को दे भुगतान प्राप्त करने वाले पर कोई दायित्व नहीं होता। इस शब्द को प्राचीन समय में धनी जोग कहा जाता था। सहयोग, किसी विशिष्ट, किसी सम्मान्य व्यक्ति को दे भुगतान प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सहयोग कहलाता था। फरमानजोग, फरमानजोग का तात्पर्य होता है हुंडी अथवा चिट्ठी आदेशित व्यक्ति को दे भुगतान। देखनहार, प्रस्तुतकर्ता या धारक को दे राशि को देखनहार कहा जाता था। धनीजोग, मुद्दती, इसका कार्य किसी भी व्यक्ति को दे भुगतान प्राप्त करने वाले पर कोई उत्तरदायित्व नहीं, लेकिन एक निश्चित अवधि में उसका भुगतान किया जाएगा। फरमानजोग, मुद्दती, हुंडी एक निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को देय होगी, अर्थात भुगतान के पश्चात वो प्रमाण उसको दे दिया जाएगा। जोखिमी, मुद्दती में
प्रेषण माल पर आधारित। यदि माल रास्ते में खो जाता है, दूर दराज या धारक लागत वहां करता है और आढ़ती का कोई दायित्व नहीं होता। हुंडियां जैसे भारतीय व्यापारिक समुदाय द्वारा काम में ली जाती है। आगे आप पढ़ेंगे विदेशी यात्री जिन्होंने भारतीय व्यापार को या उनके प्रलेखों के माध्यम से विस्तार से उनका वर्णन किया। वो विदेशी यात्री थे मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के समय इन्होंने भारतीय यात्रा की। फैक्सियंस, फाइयान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त वंश, गुप्त एम्पायर में इन्होंने भारत की यात्रा की और भारतीय व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन किया। जुआनजेंग, जिसे हेनस्यांग भी कहा जाता है, इन्होंने हर्षवर्धन के काल में भारतीय व्यापार के रेशम मार्ग और व्यापारिक गतिविधियां का अध्ययन हेनस्यांग के द्वारा किया गया। ये चीनी यात्री थे। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में इन्होंने भारतीय व्यापार के बारे में और वाणिज्य के बारे में विस्तार से बताया। इब्न बतूता, ये भी 11वीं शताब्दी से संबंधित यात्री थे जिन्होंने भारत के व्यापार और वाणिज्य का विस्तार से वर्णन किया। फ्रांसीसी फैक्रोइस 17वीं शताब्दी और अन्य लेखों ने लोकप्रिय रूप से स्वर्णभूमि और स्वर्णद्वीप कहा जाता था। वे बार बार देश की समृद्धि का उल्लेख करते थे। पहली बार 7वीं शताब्दी के बीच भारत में प्राचीन मध्ययुगीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। यानी प्राचीन समय में जब अर्थव्यवस्था के आधार पर पूरे विश्व में सभी देश पिछड़े हुए थे, उस समय भारत को समृद्ध अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। तभी इसे बहुत से नामों के साथ और संबोधन के साथ पुकारा जाता था, जिनमें स्वर्णद्वीप, स्वर्णभूमि या सोने की चिड़िया के नाम से भारत को संबोधित किया जाता था, जो विश्व की धन संपत्ति के लगभग 1/3, 1/3 और 1/4 यानी 1/4 को नियंत्रित करती थी। अवधि क्रम फर्स्ट एडी होता है एनो डोमिनी अर्थात ईसा पूर्व। एडी होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईसा के जन्म से पूर्व। फर्स्ट एडी में भारत की विश्व के व्यापार में हिस्सेदारी 32%, 72% थी। 1000 एडी में यह हिस्सेदारी 32% सर्वाधिक क्षेत्रीय हिस्सेदारी थी। 1500 एडी में ईसा पूर्व में 24.36% क्षेत्रीय अंश में अद्वितीय हिस्सेदारी भारत की थी। 1850 एडी में 5 से 10% हिस्सेदारी भारत की थी। 1700 से 1750 एडी में विश्व के औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। 1700 एडी में 24.46%, 1600 एडी में 24.41%, 1770 एडी अंग्रेजी साम्राज्य अर्थात जब अंग्रेजी आधिपत्यों या उपनिवेशवादियों ने भारत में प्रवेश कर लिया था, तब भी भारत की हिस्सेदारी विश्व आय में 9.2% थी। 19वीं शताब्दी में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा 2% था।
1913 में अंग्रेजी साम्राज्य के समय उत्पादन 5.4% था और 1991 में भारत उदारीकरण के रूप में सबसे पहले जाना गया। उदारीकरण एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र या राज्य के द्वारा पूरे विश्व के लिए अपने देश के व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाओं को स्वतंत्र कर देना, अर्थात कोई भी देश आकर अपने देश में व्यापार वाणिज्य गतिविधियां संचालित कर सकता है या फिर अपने देश के कोई भी व्यवसायी या बिजनेसमैन दूसरे देश में जाकर व्यापार गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। ये प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। 1973 में एडी 3.1%, 1952 में विश्व आय का 3.8% हिस्सा भारत के प्रतिनिधित्व में था। अब आप अध्ययन करोगे प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र। प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिसमें प्रथम नाम आपका आता है पाटलिपुत्र, अर्थात वर्तमान समय में जिसको पटना कहा जाता है, बिहार में स्थित है। आज पटना के नाम से जाना जाता है। यह न केवल एक वाणिज्यिक शहर था बल्कि पत्रों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र भी था। पेशावर, यह वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला है। ये ऊन के निर्यात और घोड़ों के आयात के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। पहली सदी एडी में भारत और चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक लेन देन इसकी बड़ी भागीदारी थी। तक्षशिला, ये भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि और मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। यह वित्तीय और वाणिज्य बैंकों का शहर भी था। इस शहर ने एक बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर विकसित हुआ। इंद्रप्रस्थ, यह शाही सड़क पर वाणिज्यिक जंक्शन था जहां पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की ओर जाते अधिकांश मार्ग मिलते थे। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। ये शाही सड़क वाणिज्यिक जंक्शन था, अर्थात एक स्टेशन था जहां पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की ओर जाते अधिकांश मार्ग यहां पर मिलते थे। पांचवा आपका जो नगर था वह था मथुरा। यह व्यापार का एक वाणिज्यिक केंद्र, एम्पोरियम था और यहाँ के लोग वाणिज्य से अपना भरण पोषण करते थे। दक्षिण भारत के कई मार्ग मथुरा और ब्रोंज के पास गुजरते थे। अगला शहर आपका है वाराणसी, जो कि वर्तमान में भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि ये गंगा के मार्ग और उत्तर पूर्व को जोड़ने वाले राजमार्ग दोनों पर स्थित था। यह कपड़ा उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ और सुंदर स्वर्ण रेशमी कपड़ों और चंदन पर कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसका संबंध तक्षशिला और भरूच से था।
अगले शहर के रूप में आपका था मिथिला। मिथिला के व्यापारियों ने बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी चीन सागर तक नौकाओं द्वारा समुद्र पार किए और जावा, जिसे वर्तमान में इंडोनेशिया, सुमात्रा, ब्रोनियो द्वीपों पर बंदरगाह पर कारोबार किया था। मिथिला दक्षिणी चीन के विशेष रूप से यूनान से व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। उज्जैन विभिन्न केंद्रों पर अगेट, कार्डियन, मलमल और मेले कपड़ों के निर्यात किए जाते थे। तक्षशिला और पेशावर के साथ भूमि मार्ग से व्यापारिक संबंध उज्जैन का था। अगला शहर है आपका सूरत, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यह मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का केंद्र था। सूरत के वस्त्र उद्योग अपने सोने की जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उल्लेखनीय है कि सुराथुड़ी को मिस्र और ईरान के दूर दूर के बाजारों में सम्मानित किया जाता था। सुराथुड़ी जो कि प्राचीन नाम था सूरत का। अगले शहर के रूप में आपका है जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में, कांची। आज की कांचीपुरम के रूप में जाना जाता है। ये चीनी विदेशी जहाजों में मोती, कांच और दुर्लभ पत्थर खरीदने आते थे और बदले में वो सोना और रेशम बेचते थे। मदुरा अगला जो आपका शहर है, वाणिज्यिक शहर। ये पांडे देश की राजधानी हुआ करता था, जिन्होंने मन्नार की खाड़ी की मोती मछलियों को नियंत्रित किया था, जिसने विदेशी व्यापारियों, विशेष रूप से रोम के रहने वालों को समुद्र पार व्यापार करने के लिए आकर्षित किया था। अगला शहर आपका है ब्रोंच। ये पश्चिमी भारत में वाणिज्यिक केंद्र का बड़ा केंद्र था। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित था, जो आज वर्तमान में गुजरात के भरूच जिला, जो कि प्राचीन समय में ब्रोंच के नाम से जाना जाता था, सड़क मार्ग द्वारा महत्वपूर्ण बाजारों से जुड़ा हुआ था। कावेरीपट्टनम, ये कावेरीपट्टनम के रूप में जाना जाता था। ये एक शहर के रूप में वैज्ञानिक बनावट वाला था और माल की ढुलाई, माल की उतराई, व्यापार की प्रबल सुविधाएं प्रदान करता था। इस शहर में विदेशी व्यापार में मुख्यालय थे। यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, सुदूर पूर्व के साथ व्यापार के एक सुविधाजनक स्थान था। यहाँ सुगंधों, सौंदर्य प्रसाधनों, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, इत्रें, रेशम, ऊन, कपास, मूंगा, मोतियों, सोने और कीमती पत्थरों तथा जहाज निर्माण के लिए भी व्यापार का केंद्र कावेरीपट्टनम शहर था। ताम्रलिपि, ये पश्चिमी और सुदूर पूर्व के साथ समुद्र और भूमि दोनों से जुड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक था। ये सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला से भी जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार भारत में प्राचीन वाणिज्यिक नगरियां, जो आपको 14 नगरियों के बारे में बताया गया है, ये ऐसे शहर थे जो प्राचीन समय में व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, और ये शहर संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व के सामने करते थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जड़े जमने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कच्चे माल और मसाले सामान खरीदने के लिए अपने शासन के तहत प्रांतों द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग किया। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को संसाधित वस्तुओं के निर्यातक से कच्चे माल के निर्यातक और निर्मित वस्तुओं के खरीदार में बदल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत समाज के आत्मनिर्भर समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करने के उद्देश्य से
योजनाबद्ध विकास की ओर अग्रसर हुआ। इसी प्रकार और बढ़ने के लिए किए गए उपायों को केंद्रीकृत आर्थिक योजनाओं, बुनियादी तथा प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक निवेश पर जोर द्वारा अभिलक्षणित किया गया। आधुनिक उद्योग, आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थानों, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों की स्थापना को उचित महत्व दिया गया। लेकिन पूंजी निर्माण की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, कमजोर वित्तीय प्रणाली, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और रक्षा बहुत अधिक व्यय, उच्च राजकोषीय घाटे और भुगतान में निरंतर घाटे के प्रत्यक्ष थे और भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित करने की उनकी क्षमता में राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। भुगतान स्थिति का संतुलन अनिश्चित था। परिणामस्वरूप 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए सहमत हुआ, अर्थात भारत ने आर्थिक उदारीकरण के लिए सर्वप्रथम सही और उचित निर्णय 1991 में लिया। जिसके माध्यम से भारत ने आने वाले समय के लिए व्यापार को और व्यापारिक गतिविधियों को विश्व के लिए खोल दिया या उन्हें अनुमति दे दी। ये प्रक्रिया ही उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण, पुनर्गठन, वैश्वीकरण की 3 प्रमुख पद्धतियों को व्यावसायिक परिदृश्य में परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उसके एकीकरण के लिए अपनाया गया था। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में विकास की गति को बहाल करने के उद्देश्य से प्रमुख आर्थिक सुधारों के पैकेज की घोषणा वर्ष 1991 के बाद राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापार, उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचा, विदेशी मुद्रा, फॉरेन मॉनेटरी, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में प्रमुख नीतिगत बदलाव लागू किए। व्यवसाय और व्यापार वाणिज्य के परिचय के अंतर्गत आपका फर्स्ट खंड, जो कि व्यवसाय के बारे में प्राचीन गतिविधियां, व्यवसाय का अर्थ के अंतर्गत संपूर्ण हुआ। इसी के साथ व्यवसाय के खंड 2 के अंतर्गत आप जानोगे व्यवसाय की प्रकृति और उसकी अवधारणा, नेचर ऑफ बिजनेस एंड कंसेप्ट। व्यवसाय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अतः व्यवसाय का अर्थ व्यस्त रहना है। तथापि विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहता है, अर्थात बिजी रहता है। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। गतिविधि पृष्ठ के माध्यम से आप समझोगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं और या सेवाओं के एक समूह और वस्तुओं या सेवाओं के दूसरे समूह के साथ आदान प्रदान करने का एक पुराना तरीका वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। क्या वस्तु विनिमय प्रणाली एक आर्थिक गतिविधि है? अपने उत्तर के लिए कारण दें। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली को आर्थिक गतिविधि कहा जा सकता है क्योंकि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना या प्राप्त करने की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है।
प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये क्रियाएं विस्तृत रूप से दो समूहों में वर्गीकृत की जाती हैं। आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन व्यापन के लिए धन कमाते हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं प्रेमवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना, एक प्रबंधक के द्वारा अपने कार्यालय में काम करना, एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में अध्यापन का कार्य करना आदि उदाहरणों में सभी अपनी जीविका उपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। अतः ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने में एक बालक द्वारा सहायता करना अनार्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं ना तो प्रेमवश या सहानुभूति के द्वारा की जा रही है। आर्थिक क्रियाओं के आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें व्यापार, धंधा या रोजगार को शामिल किया जाता है। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय एवं सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए धन कमाना होता है। इसी प्रकार व्यवसाय के अर्थ में आपने समझा कि व्यवसाय की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया को व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। कैरेक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। समाज में व्यवसायिक क्रियाएं अन्य क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न हैं, ये समझने के लिए व्यवसाय की प्रकृति अथवा उसके आधारभूत लक्षणों को इसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहिए, जो निम्नलिखित है। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत प्रथम विशेषता व्यवसाय की आती है कि एक आर्थिक क्रिया है, अर्थात व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है क्योंकि व्यवसाय की संपूर्ण गतिविधियां अर्थ से संबंधित होती हैं, इसलिए व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया कहा गया है। व्यवसाय को आर्थिक क्रिया समझा जा सकता है क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए किया जाता है, न कि प्रेम के कारण अथवा मोह या सहानुभूति के कारण। ये किसी अन्य भावुकता के कारण भी नहीं किया जा सकता। बताया कि निम्नलिखित में प्रत्येक एक आर्थिक गतिविधि है या नहीं है, अपने उत्तर के लिए कारण दे दीजिए। स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अपने मरीज का इलाज करना, तो यह एक आर्थिक क्रिया है। इसके बदले में उससे कुछ फीस या सेवा का मूल्य उससे मरीज से वसूल करेगा, तो स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अपने मरीज का इलाज करना एक आर्थिक क्रिया है। स्टोर मालिक का एक जरूरतमंद बुजुर्ग के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उसकी बीमारी के लिए दवाइयाँ देता है, तो यह आर्थिक क्रिया नहीं है। ये एक बुजुर्ग के प्रति उस स्टोर मालिक की सहानुभूति और परिणाम का परिणाम है। अतः यह एक आर्थिक क्रिया नहीं होगी, इसे अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा बिंदु है आपका फुटबॉल परीक्षण द्वारा आगामी मैच के लिए अपनी बेटी को फुटबॉल का प्रशिक्षण देना। ये भी
एक आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपनी बेटी के लिए या अपने परिवार के लिए सहानुभूतिवश कोई कार्य कर रहा है, तो इसको आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसको अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। चौथा बिंदु आपका गृहिणी का घर घर के काम करके सेवाएं देना, ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत गृहिणी घर घर वर्क करके अपने जीवन व्यापन के लिए कुछ फीस या शुल्क लेगी, तो इसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान समाज के वंचित लोगों, प्रवासी श्रमिकों को भोजन, दवाइयां प्रदान करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई घर के लिए एक व्यापारिक घराने की ओर से दान देना, इसको आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसको सहानुभूति या प्रेमवश किया गया अनार्थिक कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। व्यवसाय विशेषताओं के अंतर्गत दूसरी आपकी विशेषताएं हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। व्यवसाय की दूसरी विशेषता होती है कि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है और फिर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जा सकता है या फिर इनका क्रय किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करती हैं या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं जो प्रतिदिन काम आती है, जैसे चीनी, पेन, नोटबुक, या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी, फर्नीचर आदि। सेवाओं में यातायात, बैंक या विद्युत आपूर्ति आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की सुविधाओं के रूप में सुलभ कराई जाती हैं। ये समस्त गतिविधियां व्यवसाय के अंतर्गत या उसकी विशेषताओं में शामिल की जाती है। तीसरी विशेषता व्यवसाय की आती है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। व्यवसाय का कार्य यानी वस्तुओं का, सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाना, तो ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यवसाय क्रिया केवल लाभ अर्जन के उद्देश्य से की जाए, तो उसमें लाभ अर्जन के साथ साथ व्यवसाय को या उससे संबंधित उपभोक्ताओं को या मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति या संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। व्यवसाय के मूल्य में बदलते वस्तुओं और सेवाओं के स्थानांतरण और विनिमय सम्मिलित हैं। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी क्रिया व्यवसाय क्रिया नहीं कहलाएगी। घर परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी रेस्तरां में या होटल में अन्य वस्तुओं को व्यक्तियों को बेचने के लिए भोजन पकाना व्यवसाय के अंतर्गत शामिल होता है। इस प्रकार व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता है कि वस्तुओं या सेवाओं के क्रय विक्रय या विनिमय होना चाहिए। फोर्थ नंबर की जो आपकी व्यवसाय की विशेषता है, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। व्यवसाय तभी कहलाएगा जब वस्तुओं का विनिमय, वस्तु या सेवाओं का विनिमय नियमित रूप से होगा। यह व्यवसाय की फोर्थ नंबर की विशेषता है कि व्यवसाय की विशेषता है कि ये एक नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। एक बार क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाएगा, अर्थात कोई भी व्यवसाय तभी कहलाएगा जब वो नियमित वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय करता है। एक बार क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से वो व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही बेचे मगर ये व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि वो अपनी दुकान पर या घर के नियमित रूप से रेडियो बेचता है तो ये एक व्यवसायिक क्रिया कहलाएगी। व्यवसायिक क्रिया की अगली विशेषता है लाभ अर्जन। देखो, बिना लाभ अर्जन के व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो व्यवसाय करने का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जन करना ही होता है। प्रत्येक व्यवसाय क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक कार्यरत नहीं रह सकता। इसलिए व्यवसायकर्ता विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत में कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। व्यवसाय की विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता आपकी है प्रतिफल की अनिश्चितता। अर्थात प्रत्येक व्यवसाय को यह पता होता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, निरंतर चलेगा। तो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि व्यवसाय लाभ भी अर्जन कर सकता है और व्यवसाय खाने की दिशा में भी अग्रसर हो सकता है। तो ये एक व्यवसाय की प्रमुख विशेषता होती है कि व्यवसाय के अंतर्गत लाभ की अनिश्चितता होती है। अर्थात लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ये अनिश्चितता सदैव व्यवसाय के अंतर्गत बनी रहती है। प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता से है। प्रत्येक व्यवसाय में परिचालन हेतु कुछ धन पूंजी के विनियोग की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के विनियोजित पूंजी पर लाभ पाने की आशा तो होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि लाभ कितना होगा, बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद भी हानि की आशंका सदैव बनी रहती है। तो ये व्यवसाय की प्रमुख विशेषता होती है कि लाभ या प्रतिफल की अनिश्चितता, अर्थात इसमें हानि की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। अगली प्रमुख विशेषता व्यवसाय की आती है जोखिम का तत्व। जोखिम का तत्व, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। जैसे जोखिम एक अनिश्चितता है, अर्थात इसको कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता, जो व्यवसाय की हानि इंगित करती है। इसका कारण कुछ प्रतिकूल अथवा अवांछित घटक होते हैं। जोखिम का संबंध कुछ व्यवसायिक घटनाओं से हो सकता है जो व्यवसाय से संबंधित होती है। उपभोक्ता की पसंद या पैशन में परिवर्तन हो जाना, उत्पादन विधियों में परिवर्तन हो जाना, कार्यस्थल पर हड़ताल या तालेबंदी हो जाना, बाजार प्रतिस्पर्धा में आग, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं आदि का कोई भी व्यवसाय जोखिम से अछूता नहीं रहता। अर्थात ये अनिश्चित, जिनको पहले निश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसी चीजें जब व्यवसाय में या व्यवसाय के अंतर्गत होती हैं तो इन्हें व्यवसाय के जोखिम के तत्व कहा जाता है।